प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा, कक्षा 10th विज्ञान विषय की लगातार कई दिनों से आपके लिए ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध करा रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी विद्यार्थी घर पर रह करके कोरोना की इस महामारी के दौर में ऑनलाइन अध्ययन कर रहे होंगे। कारण कि हमें कोरोना की सावधानी के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। इसीलिए अगर आपने हमारे विद्यालय के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें, लाइक्स भेजें। यदि कोई डाउट हो तो उसे क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भेजें। देखिए, कल मैंने आपको रक्त वाहिकाओं के बारे में बताया था। आज मैं पहले आपको थोड़ा सा रक्त के बारे में बताऊंगा, फिर उसके पश्चात मैं आपको प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण बताऊंगा, फिर लसिका के बारे में बताऊंगा और इससे आगे का जो पॉइंट हमारा होगा वो हमारा होगा पादपों में परिवहन। तो सबसे पहले अपने ब्लड के बारे में देखते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। देखिए कैसा होता है ये। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। हमें ये भी पढ़ना जरूरी है। रक्त वाहिकाओं के साथ साथ रक्त के बारे में जानना भी हमें बहुत जरूरी होती है। देखिए, रक्त के बारे में मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। तो लिखेंगे रक्त के बारे में, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त मानव और पशुओं में क्या करता है? आवश्यक पोषक तत्व, ऑक्सीजन आदि का परिवहन करने का कार्य करता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। तो रक्त मानव और पशुओं में रक्त मानवों में और पशुओं में शरीर की प्रत्येक कोशिका तक क्या कार्य करता है बताओ? आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें प्रमुख परिवहन हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो ऑक्सीजन को परिवहन करने की क्षमता रखता है। जब ये मान लीजिए प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्वों को पहुंचा रहा है, तो कोशिका से चयापचयी क्रिया के पश्चात जो शेष उत्पाद अपशिष्ट बनता है उसको भी परिवहन करने का कार्य रक्त का ही होता है। तो आप यहाँ लिख देंगे कि कार्य करता है तथा प्रत्येक कोशिका से चयापचयी का मतलब समझ गए, ऑक्सीकरण उपचयन।
चया अपचयी क्रिया के पश्चात बनने वाले अपशिष्ट उत्पादों अपशिष्ट उत्पादों और अपशिष्ट के उत्पाद के साथ साथ कौन सी चीज़ और रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्टों का परिवहन करने का काम भी करता है एवं CO2 जैसे हानिकारक अपशिष्टों का परिवहन भी रक्त द्वारा ही किया जाता है। लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट में अपन लिख सकते हैं कि रक्त हल्का कैसा होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर लगभग 5 लीटर रुधिर होता है। हमारा हृदय लगभग 8000 लीटर रुधिर प्रतिदिन पूरी बॉडी के अंदर पंपिंग करने का कार्य करता है। रक्त का जो निर्माण होता है तो रेड बोन मैरो में होता है, लाल अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। नवजात शिशु और भ्रूण होते हैं, उनके अंदर रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है और रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और उस प्लाज्मा में भी 85% के समथिंग जल होता है या 82% के समथिंग जल होता है या 8% में कार्बनिक अकार्बनिक और बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं। ठोस भाग के अंदर तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स आदि पाए जाते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि रक्त कैसा होता है। रक्त का पीएच मान हल्का सा क्षारीय होता है, तो लिख देंगे रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है भाई? रक्त हल्का क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान लगभग 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना हो गया? 7.4 होता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ हो गया भाई? लाल अस्थि मज्जा में। नवजात शिशु और भ्रूण में कहाँ होता है? नवजात शिशुओं में तथा भ्रूण में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्यतः लगभग 5 लीटर रक्त पाया जाता है।
एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 लीटर रुधिर पाया जाता है। लगभग कितना रुधिर पाया जाता है भाई? 5 लीटर के समथिंग रुधिर पाया जाता है और रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है और इसमें भी 82% तो लगभग जल और 8% में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें और 8% में कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। आठ प्रतिशत में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं और ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं तथा ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में जान गए। ये रुधिर का क्या करने का काम करती हैं? थक्का बनाने का, ये सुरक्षा करने का, ये परिवहन करने का काम करते हैं तथा ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ये आपको मैंने किसके बारे में जानकारी दे दी है? ब्लड के बारे में जानकारी दे दी। ब्लड के बारे में मैंने क्या क्या जानकारी दे दी? देखिए पूरी जानकारी एक साथ कलेक्ट है आपके सामने पूरी की पूरी जानकारी ऊपर से नीचे तक आ रही है, पूरी कलेक्ट हो रही है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। रक्त मानवों में और पशुओं में शरीर की प्रत्येक कोशिका तक आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, ऑक्सीजन को लाना ले जाना, यानी ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य करता है। और प्रत्येक कोशिका से जो उपचयी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के पश्चात बनने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक अपशिष्टों का परिवहन भी रक्त के द्वारा ही किया जाता है। रक्त हल्का सा कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय नहीं होता, हल्का सा क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है और नवजात भ्रूणों के अंदर ये प्लीहा में निर्माण होता है। एक अच्छा अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो उसके शरीर में लगभग 5 लीटर के समथिंग रुधिर पाया जाता है। रक्त का लगभग 55% भाग होता है जो रक्त प्लाज्मा होता है और रक्त प्लाज्मा का यदि संगठन देखा जाए तो उसमें 82% तो जल होता है, 8% के अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पदार्थ पाए जाते हैं और ठोस भाग में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का प्रमुख कार्य मैं आपको बता दूं यहां पर थोड़ा सा,
कि लाल रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है। लाल रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करना। ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? हमारा आरबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य क्या है? डब्ल्यूबीसी का प्रमुख कार्य है रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है। ये क्या उत्पन्न करता है? ये रोगों से लड़ने की क्षमता। ये हमारे शरीर के सैनिक है एक तरह से। ये रुधिर प्रवाह के विपरीत चलते हैं और हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश कर जाने वाले सारे रोगाणुओं को लड़ करके और समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ब्लड प्लेटलेट्स जो तीसरे प्रकार की एक कणिका है हमारी रक्त की, ये हमारे शरीर में एक चिकित्सक या मरम्मत कार्य करने वाले की तरह कार्य करती हैं। जब हमारे शरीर में कोई आर्टरी, कोई वेन, कोई कैपलरीज यानी कोई धमनी, कोई सिरा, कोई ऊतक यदि क्या हो जाता है, कहीं से फट जाता है, रक्तस्राव होने लग जाता है, तो वहाँ पर ब्लड प्लेटलेट्स की जो थ्रोम्बोसिस क्रिया होने के लिए जो कणिकाएं हैं दौड़ करके वहाँ जाती हैं, जाकर के अपना जाल डाल देती हैं और उस जाल में आकर के आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की कणिकाएं फंस जाती हैं। रुधिर का बहना बंद हो जाता है, रुधिर का थक्का बन जाता है। इस क्रिया में आपने देखा होगा कि प्रमुख रूप से जो भूमिका निभाने का काम है वो ब्लड प्लेटलेट्स का ही होता है। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि प्लेटलेट्स के द्वारा किस प्रकार से अनुरक्षण यानी कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आपने इसे अगर नोट नहीं किया है तो आप इसे नोट कर लें। हाँ भाई, नहीं लिखा है और लिख नहीं पा रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपको आगे बढ़ाया जा सके। हाँ भैया, अब आप प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण पॉइंट पे आ जाइए। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कैसे किया जाता है, देखिए पहले तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि मानव शरीर में ऑर्टरी यानी धमनियाँ, वेन्स मानी सिराएं, कैपलरीज मानी केशिकाएं पाई जाती है। इनमें लगातार कल, यदि आपने कल का वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि जिस प्रकार से हमारा हृदय 8000 लीटर रुधिर को पंपिंग करता है, ये 8000 लीटर रुधिर धमनियों के माध्यम से पूरी की पूरी बॉडी में पहुंचाया जाता है। इस 8000 लीटर के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन और खाद्य पदार्थों की सप्लाई होती है। यदि मान लीजिए धमनियों में जो रुधिर है वो प्रेशर के साथ बहता है, दाब के साथ बहता है, अगर कहीं से कोई धमनी हमारी फट जाती है, टूट जाती है, वहाँ से रुधिर का यदि लगातार क्या हो जाना शुरू हो जाता है, स्राव होने लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, रुधिर नलिकाओं में रक्त की कमी आ जाएगी, रुधिर दाब कम हो जाएगा
व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे में तत्काल प्रभाव से किस चीज की जरूरत होगी? ऐसे में तत्काल प्रभाव से उस नलिका की मरम्मत होना जरूरी है। इसके लिए हमारे शरीर में प्लेटलेट्स पाया जाता है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं कि रक्त का थक्का जमाने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स के द्वारा इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली नलिकाएं हमारे शरीर में पाए जाने वाली नलिकाएं यदि कहीं से भी रक्त का स्राव करने लग जाएं, जब कहीं से भी क्या करने लग जाएंगे, रक्त का स्राव करने लग जाएंगी, तो क्या होगा? शरीर में रुधिर की हानि हो जाएगी। भाई कहीं से भी अगर हमारी खून की कोई नली है ना टूट गई, तो शरीर में क्या हो जाएगा? रुधिर की कमी हो जाएगी। जब शरीर में रुधिर की कमी हो जाएगी तो पंपिंग प्रणाली की क्षमता में कमी आ जाएगी। यदि परिसंचरण तंत्र में रक्त की हानि हो जाती है तो इससे हृदय की पंपिंग प्रणाली यानी रक्त को सप्लाई करने की क्रिया इससे क्या होगा? इसे हृदय की जो पंपिंग प्रणाली है वो भी क्या हो जाएगी भाई? प्रभावित हो जाएगी, इसकी क्षमता में कमी आ जाएगी। इसके लिए क्या होना जरूरी है? इसके लिए धमनी शिराओं और केशिकाओं की देखभाल बहुत जरूरी है। इसलिए शरीर की धमनियों शिराओं तथा केशिकाओं की देखभाल और मरम्मत अति आवश्यक है। ये काम बहुत क्या हो गया भाई? जरूरी है। अगर मान लीजिए इसकी देखभाल हो जाएगी तो ये कौन करता है देखभाल? इस देखभाल को हमारे शरीर में विद्यमान प्लेटलेट्स कोशिकाएं करती हैं। यह देखभाल का कार्य हमारे शरीर में विद्यमान
प्लेटलेट्स कोशिकाएं करती हैं। कौन करता है भाई? ब्लड प्लेटलेट्स कोशिकाएं करती हैं, जो पूरे शरीर में भ्रमण करती रहती हैं और रक्त स्त्राव के स्थान पर रक्त का थक्का जमाती हैं। यह यूं लिख देता हूं, ये समस्त कोशिकाएं हमारे शरीर की कोई शरीर में क्या करती रहती हैं? ब्लड कोशिकाएं समस्त शरीर में भ्रमण करती रहती हैं और जहाँ भी कहीं नलिका से रक्तस्राव हो जाता है तथा रक्त का स्राव होता है, वहाँ रक्त का थक्का बनाने का काम करते हैं। जैसे ही रक्त का थक्का बनता है वहाँ से रक्त का बहना बंद हो जाता है, तो थक्का बनाने का कार्य करते हैं जिससे रक्त स्राव बंद हो जाता है। ये आपका हो गया है क्या? प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण कार्य। अब आप इससे नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ दें, लसिका क्या है। लसिका और पादपों में परिवहन मैं आपको बताऊंगा। हाँ भाई देखिए, लिख लिया? हाँ भाई लिख लिया हो तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, नहीं लिख पाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अपन लसिका के बारे में पढ़ेंगे। देखिए लसिका, देखिए लसिका जैसे मान लीजिए ये कोशिकाएं हैं, और इन कोशिकाओं के बीच में जैसे ये जगह है ना, ये इसको बोलते हैं कोशिकीय अवकाश। क्या कहते हैं इसको? कोशिकीय अवकाश।
और उसी में ये लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस तरह से ये कोशिकाएं सब में केंद्रक हैं। अरे हाँ भाई, देखिए मैं आपको लसिका के बारे में बता रहा हूँ। लसिका से मेरा तात्पर्य है कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के बीच में जैसे ये केंद्रक है सब में, और ये जो बीच बीच में ये जगह है ना, इसको बोलते हैं कोशिकीय अवकाश। ये जो खाली जगह होती है ना, यहाँ पर लसिका भरी हुई रहती है। यहाँ पर क्या भरी हुई रहती है? लसिका भरी रहती है। ये भी क्या होता है? एक अन्य प्रकार का द्रव है। तो आप लिख लेंगे यहाँ से लसिका में, लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है। देखो, लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है। लसिका क्या है भाई? ये भी एक अन्य प्रकार का द्रव है। इसका दूसरा नाम ऊतक तरल होता है। लसिका का दूसरा नाम ऊतक तरल होता है। क्या नाम है इसका? दूसरा नाम ऊतक तरल होता है। यह वहन में सहायता करता है। लसिका ही रुधिर के समान वहन का कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे हम, कोशिकाओं के भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा लसिका कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा क्या करता है पता है? इन छिद्रों के द्वारा कुछ प्लेज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर वाहिकाएं बाहर निकल करके ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती हैं। जब ये लसिका है ना, जो कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित जो छिद्रों द्वारा कुछ मात्रा में कौन कौन सी चीजें निकल करके बाहर आ जाती है, मैंने अब आपको बताया था कि कुछ मात्रा में प्लेज्मा, प्रोटीन, कुछ मात्रा में प्लेज्मा, प्रोटीन